भोलाराम का जी हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। यह एक ऐसी व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें सामाजिक राजनीतिक स्थितियों में निहित विसंगतियों का उद्घाटन हुआ है। उन्हें व्यंग्य का विषय ही नहीं बनाया गया है, बल्कि उन स्थितियों और विसंगतियों को झेल रहे आदमी की नीति को भी उद्घाटित किया गया है। भोलाराम का जीव कहानी में पौराणिक कथा को आधार बनाकर कहानी में व्यंग्य की निर्मित की है। धर्मराज, चित्रगुप्त और यमराज तीनों ही बड़े चिंतित होकर सोच रहे हैं कि 5 दिन पहले जीव त्यागने वाले भोलाराम के जीव को लेकर यमदूत इस लोक क्यों नहीं पहुंचा। उन्हें चिंतित देखकर वहां पहुंचे नारद ने उनकी समस्या का हल ढूंढने हेतु पृथ्वी तल पर जाने की योजना बनाई और नारद पृथ्वी पर पहुंच गए। भोलाराम का जीव की तलाश में नारद अनेक स्थानों पर भटकने के बाद एक दफ्तर पहुंचे और वहां के कर्मचारियों की रिश्वत लेकर ही काम करने की पद्धति को देखकर हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाते हैं। अपनी पेंशन पाने के लिए भोलाराम ने रिश्वत नहीं दी थी। जब तक दरख्वास्तों पर वजन नहीं रखा जाता, कोई काम नहीं होता। दफ्तर के बड़े बाबू नारद से साफ साफ कहते हैं, आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तों उड़ रही हैं, उस पर वजन रखिए। रिश्वत के रूप में नारद अपनी वीणा दे देते हैं। वीणा के रूप में वजन रखते ही पेंशन की फाइलों में से उन्हें भोलाराम के जीव की आवाज़ सुनाई देती है। उसका उद्देश्य व्यंग्य को मानवीय त्रासदी और करुणा तक ले जाना है और वह यह दिखाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है। इस सच्चाई को लेखक ने इस कहानी में चित्रगुप्त, जो एक काल्पनिक चरित्र है, के द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को बयान किया है। महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे के अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों को नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम का जीव को भी किसी विरोधी ने मारने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। भ्रष्टाचार के इस खुलेआम व्यवहार में आम जनता जानते हुए भी चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। क्रूर आर्थिक तंत्र में पिसते हुए आदमी की यातनापूर्ण स्थिति की ओर लेखक ने संकेत किया है। इस ठेकेदारों, इंजीनियरों, ओवरसियरों के कारनामों को लेकर व्यंग्य किए गए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजना का पैसा खाया, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए भी नहीं। इन सब के साथ लेखक ने क्रूर स्थिति में से संघर्ष करते आदमी की यातनापूर्ण स्थिति की ओर भी संकेत किया है। भोलाराम को सेवानिवृत्ति के बाद 5 वर्ष तक पेंशन न मिलना और उसके लिए लगातार भेजी गई दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई न होना सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। भोलाराम की पत्नी भ्रष्टाचार के इस नृशंस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलता है तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी में से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। भोलाराम का जीव स्वर्ग में न पहुंचने के कारण नारद उसकी खोज करने पृथ्वी पर आए हैं। भोलाराम की खोज करते करते नारद उसी दफ्तर में पहुंच गए जहां भोलाराम पेंशन की प्राप्ति के लिए दरख्वास्तों पर दरख्वास्त भेजकर थक गया। उसके जीते जी उसे पेंशन नहीं, प्राण अटके हुए हैं। उसके जीते जी उसे पेंशन नहीं मिल पाए, लेकिन मरने के बाद उन्हीं फाइलों में उसके प्राण अटके हुए हैं। उसका जीव उन फाइलों को छोड़कर स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। इस तरह कहानी में व्यवस्था व्यंग्य का लक्ष्य बनाया गया है और इसमें पड़े हुए आदमी की करुणा, सामान्य जन की तकलीफ़ें बहुत बढ़ गई हैं और वह इस प्रकार की व्यवस्था के आगे मजबूर है। भोलाराम की नीति इस फाइल बद्ध हो चुकी है।
कि उसका जीव उन फाइलों को छोड़कर स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। इस तरह यह कहानी केवल व्यंग्य को साधने वाली ही नहीं, बल्कि इसमें ऐसा त्रासद व्यंग्य छिपा है जो सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को अनावृत करता हुआ मनुष्य की स्थिति को उद्घाटित करता है। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ आई हो।